यूपी में एक जगह पड़ती है अमरोहा, और अमरोहा में एक गांव पड़ता है बावनखेड़ी गांव। यहाँ पे 14 अप्रैल 2008 को रात के करीब 2 बजे का वक्त था, लेकिन अचानक एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। गांव वाले दौड़े। मास्टर शौकत अली की बेटी शबनम बालकनी में दाढ़ मार मार कर रो रही थी। पड़ोसियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग मकान की बाउंड्री फांदकर लॉन में कूदे। घर का दरवाजा भीतर से बंद था। उन्होंने शबनम से नीचे आकर दरवाजा खोलने के लिए बोला। वो लगातार रोए जा रही थी, बीच बीच में कहती, वो लोग मुझे भी मार देंगे, मुझे बचा लो। काफी समझाने के बाद उसने नीचे आकर मेन गेट का ताला खोला। मोहल्ले वाले घर में दाखिल हुए। दौड़कर छत पर गए तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मास्टर शौकत अली की सिरकटी लाश चारपाई पर पड़ी थी। कमरे में बड़े बेटे और बहू की भी वही हालत थी। दूसरे कमरे में छोटे बेटे और आंगन के दूसरे छोर पर बने कमरे में बीवी और भतीजी की लाश पड़ी थी। नमस्कार, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट 07 में। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिए। इसमें मात्र कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगता है। तो आखिरकार ये इतना बड़ा गुनाह किया किसने, और इतने लोगों को मारने के पीछे उस गुनहगार का मकसद क्या था? क्योंकि हर जुर्म के पीछे हर अपराधी का कुछ न कुछ मोटिव अवश्य होता है। अब इसे जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, साल 2006 में। साल 2006 सुबह का वक्त। मास्टर शौकत अली की बेटी शबनम सरकारी स्कूल में शिक्षा मित्र थी। वो रोज घर से स्कूल जाने के लिए निकलती। गांव के बाहर चौराहे से ऑटो पकड़ती। चौराहे के पास ही आरा मशीन चलाने वाला एक लड़का सलीम रोज उसे देखता। शबनम रोज वहां से गुजरती, लेकिन अभी उस ओर ध्यान नहीं गया। एक दिन अचानक शबनम की नजर सलीम पर पड़ी। सलीम उसकी तरफ ही देख रहा था। शबनम को कुछ अजीब लगा। उसने अपना दुपट्टा सही किया और दोबारा उस तरफ देखा। लड़के ने नजर झुका ली थी। अगले दिन सलीम फिर उसे देख रहा था। एक बार जैसे ही शबनम ने देखा, उसने नजर हटा ली। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। दोनों एक ही गांव के थे। आते जाते कहीं मिलते तो सलीम नजरें झुकाकर चला जाता। एक दिन शबनम सलीम को देखकर मुस्कुरा दी। अब रोज चौराहे पर अब रोज चौराहे पर दोनों दूर खड़े एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते। कुछ देर में ऑटो आ जाता और शबनम चली जाती। एक दिन शबनम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। छत से शौकत अली ने आवाज दी, बेटी देखना जरा कौन है। सिर पर दुपट्टा ओढ़े शबनम ने दरवाजा खोला। सलीम सामने खड़ा था। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। सलीम हकलाते हुए बोला, अस्सलाम वालेकुम। शबनम ने धीरे से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। शौकत अली ने फिर आवाज दी, कौन है बेटी? शबनम कुछ नहीं बोली। सलीम एकटक उसे देख रहा था। शबनम नजरें झुकाए खड़ी थी। तभी शौकत दरवाजे पर आए और सलीम को देखकर बोले, अरे बेटा आ गए तुम, आओ आओ बैठो, पानी पियो, कपड़े बदल कर आता हूँ। सलीम ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, जी। सलीम बाहर बरामदे में बैठ गया। शबनम मिठाई और पानी लेकर आई। बरामदे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। तभी सलीम ने धीरे से कहा, आप घर में और ज्यादा अच्छी लगती हैं। शबनम ने सुना, लेकिन अनजान बनते हुए बोली, कुछ कहा आपने? सलीम दोबारा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और सिर हिला दिया। शबनम तपाक से बोली, घर तक आ गई, डर नहीं लगा? अब बोलने में डर लग रहा है आपको? इतना कहकर वो झेप गई। सलीम भी मुस्कुरा दिया, हाँ डर तो लगता है। तब तक सीढ़ियों पर कुछ आहट सुनाई दी। शौकत अली नीचे आए। सलीम उन्हें बाइक पर बिठाकर निकल गया। अगले दिन शबनम स्कूल जाने को तैयार हुई, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। नहाने के बाद आज शबनम आईने के सामने देर तक रुकी। अपने चेहरे को देखा, जैसे किसी और की निगाह से देख रही हो। बालों को सलीके से संवारा। दुपट्टे की एक एक प्लेट को ध्यान से जमाया। घर से निकली तो धड़कनें तेज थी, क्योंकि उसे पता था कि सलीम इंतजार कर रहा होगा। लेकिन सलीम आज अपने कारखाने पर नहीं था। वो मोटरसाइकिल लिए ऑटो स्टैंड के पास खड़ा था।
शबनम की धड़कनें और तेज हो गईं। सलीम बाइक उसके सामने ले आया और बोला, इजाजत हो तो स्कूल तक छोड़ दूं। शबनम ने जवाब दिए बगैर सवाल किया, अगर ना कह दूं तो क्या? सलीम मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट में न कोई जिद थी, न ही कोई गुजारिश, बस उम्मीद थी। शबनम तपाक से बोली, तुम डरपोक हो। सलीम ने झट से कहा, मैं डरपोक नहीं हूँ। शबनम, नहीं तुम हो। महीनों से आते जाते देख रहे थे, पहले क्यों नहीं पूछा? सलीम बोला, हिम्मत नहीं हुई। शबनम हंसते हुए बाइक पर बैठ गई और बोली, फिर तो तुम डरपोक ही हुए ना। सलीम ने गाड़ी चालू की, मुड़कर शबनम को देखा और धीरे से कहा, मैं डरपोक नहीं हूँ, सिर्फ आपसे डरता हूँ। दोनों प्यार की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। धीरे धीरे उनका साथ बढ़ने लगा। खाली वक्त में एक दूसरे से मिलने लगे। भरोसा और लगाव बढ़ रहा था। दूरियां घट रही थीं। एक दिन शबनम सलीम से मिलने पहुंची। सलीम उसे देखकर चौंक उठा, लेकिन शबनम के चेहरे पर उदासी थी। शबनम ने कहा, सलीम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सलीम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पहले बैठ जाओ, फिर इत्मीनान से बताना। सॉरी, पहले बैठ बैठ जाओ, फिर इत्मीनान से बताना। शबनम बोली, इस बार मेरा महीना नहीं आया, कुछ दिनों से मिचली सी आती है, शायद मैं पेट से हूँ। बात अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन सलीम को हैरत नहीं हुई। वह तुरंत बोला, तो इसलिए चेहरे पर 12 बज रही है। परेशान क्यों हो, हम शादी कर लेंगे। शबनम ने सलीम की तरफ से मुंह घुमाकर कहा, फिर अब्बू से मेरा हाथ क्यों नहीं मांगते? शबनम ने शबनम ने बोला, पूछने तो सलीम ने भी जवाब दिया कि क्या तुम्हारे अब्बू मान जाएंगे? तो शबनम ने बोला कि पूछने में क्या हर्ज है, नहीं माने तो फिर घर से भाग जाएंगे। सलीम उठा और टहलने लगा। फिर बोला, एक बार अब्बू को हिंट तो दो कि तुम किसी से प्यार करती हो, देखो वो क्या कहते हैं। मेरा नाम मत लेना। शबनम ने ठीक ऐसा ही किया। घर वालों से बात करनी कम कर दी, हमेशा मोबाइल पर ही लगी रहती। एक दिन शौकत अली अपनी पत्नी हाशमी के पास बैठे थे और अचानक बोले, आजकल शबनम रूखी रूखी सी रहती है। हाशमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। तो शौकत अली ने पूछा कि इसमें हंसने की क्या बात है, कुछ बात है क्या? हाशमी सब्जी काटते हुए बोली, कोई बात नहीं, लेकिन अब उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए। शौकत अली बोले, निकाह के लिए गुमसुम रह रही है क्या? हाशमी ने सिर हिलाया, नहीं गुमसुम क्यों है, ये तो वही जाने, लेकिन निकाह की तो उम्र हो ही गई है। जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं, क्या पता मन भटक रहा हो। मास्टर शौकत अली मजाकिया अंदाज में बोले, तुम्हारा भी मन शादी के लिए पहले बहका था क्या? हाशमी शर्मा गई, फिर बोली, मन भटकने से पहले ही निकाह हो गया था मेरा। दोनों अब एक साथ हंस पड़े। कुछ दिनों यूं ही निकल गए। ऐसा लगता था कि शबनम घर में रहकर भी घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रख रही थी। एक शाम शौकत अली घर घर पर लौटे। हाशमी आंगन में बैठी थी। उन्होंने आवाज लगाई, शबनम, अब्बू के लिए पानी लाना। शबनम पानी लेकर पास खड़ी हो गई। गिलास लेते हुए शौकत बोले, तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है, सऊदी में रहता है। ये सुनते ही शबनम का चेहरा लाल हो गया। हाशमी ये देखकर मुस्कुरा दी। उन्हें लगा कि शबनम शर्मा गई है। शबनम ने अब्बू के हाथ से गिलास लिया और मुड़कर बोली, अब्बू, लड़का तो मैंने ढूंढ लिया है, और वापस किचन की तरफ बढ़ चली। हाशमी गुस्से में तमतमा उठी। शौकत को भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन शांत रहे। बोले, तुम सही कहती थी, मन ही भटक गया है। फिर सिर झुकाकर धीरे से कहा, अगर अपनी बिरादरी का लड़का है तो कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस पूछ लो कि निकाह कब करेगी। हाशमी गुस्से से बोली, ऐसे कैसे, और उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के से बात करने की? वो झटके से उठी और किचन में गई। शबनम वहीं खड़ी थी, मानो कि उसे पता था कि अम्मी अभी पीछे से आती होंगी। अंदर घुसते ही अम्मी ने कहा, कह दे कि ये बात सच नहीं है। शबनम ने घूर कर देखा। हाशमी को ये नागवार गुजरा। खींच कर 2 थप्पड़ मारे और फिर बोली, बता कहाँ मुंह काला करा रही है। तब तक शौकत भी किचन में आ गए। शबनम को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। वो टीचर थे, समझदार थे। उन्होंने हाशमी को समझाया
कि अच्छा है ना, खुद ही लड़का ढूंढ लिया, हमारी चिंता खत्म हुई। बस लड़की खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। उससे पूछो लड़का करता क्या है और कहाँ रहता है। हाशमी अभी भी गुस्से में थी, बोली मैं ना जा रही, आप खुद ही पूछ लो। रात हो चुकी थी, लगभग सभी खाना खा खा चुके थे, सिवाय शबनम के। कई बार आवाज देने पर भी शबनम नीचे खाना खाने के लिए नहीं आई। शौकत अली ने हाथ में थाली उठाई और थाली लेकर के शबनम के कमरे में पहुंचे, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। शौकत अली ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो बेटी, शबनम मैं खाना लेकर आया हूँ। लेकिन शबनम कुछ नहीं बोली और ना ही दरवाजा खोला। शौकत ने बड़े प्यार से कहा, बेटी जो तुम चाहती हो वही होगा, अब गुस्सा छोड़ो और खाना खा लो। शबनम ने दरवाजा खोला। शौकत अली खुद बैठकर बिटिया को खाना खिलाने लगे। इधर उधर की बात करते हुए अचानक से बोले, कौन है लड़का, क्या करता है। शबनम ने नजरें झुका ली, बोली सलीम नाम है, अपने ही गांव का है। सलीम का नाम सुनते ही शौकत अली सन्न रह गए। तभी हाशमी कमरे में आ गई। दरअसल वो बाहर खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। आते ही शबनम पर गुर्राते हुए बोली, उस लकड़ी काटने वाले के साथ मुंह काला किया है, तू भी लकड़ी काटेगी बाद में, शादी के बाद। शबनम के सब्र का बांध टूट गया। वो नजरें मिलाकर बोली, हाँ वही है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कमाती हूँ, शादी के बाद क्या करना है मैं खुद देख लूंगी। मास्टर साहब सब सुन रहे थे। वो बोले, तुम बहक गई हो बेटी, वो हमारी जात का भी नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। शबनम ने कहा, शादी तो उससे ही करूंगी, उसके लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी। इस बार शौकत भी नाराज हो गए। वो बोले, क्या करेगी, खुद मर जाएगी या फिर हमें मार देगी। ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। उन्होंने 3 बार मना करके वो वहां से चले गए। शबनम ने पिता को घूर कर देखा, जैसे उन्हें मार ही देगी, फिर नजरें झुका ली। अगली सुबह वो उठी और बिना तैयार हुए स्कूल जाने लगी। रात में कई बार उसे उल्टी हुई थी, लेकिन परिवार को लगा था कि वो परेशान है। लेकिन बात कुछ और थी, जो सिर्फ सलीम और शबनम को ही पता थी। आज वो नहाई नहीं थी, ना ही शीशे के सामने गई, न बाल संवारे, न दुपट्टा सिर पर रखा, सीधे सलीम से मिलने चली गई और पूरी बात उसे जाकर के बताई। फिर अचानक से बोली, मैं घर तो नहीं छोड़ूंगी, उसी घर में रहेंगे हम दोनों। सलीम ने चिढ़कर कहा, और तुम्हारे घर वाले ऐसा होते देखते रहेंगे। तो शबनम ने आंखें तरेर कर कहा, जब बचेंगे तब ना देखेंगे। सलीम ये सुनकर चौंक गया। शबनम की आंखों में खून उतर आया था। कुछ कुछ दिन तक शबनम के घर में खींचतान चलती रही। शौकत अली ने उसका घर से निकलना भी बंद करवा दिया था। अब सिर्फ छिप छिपा कर फोन पर ही सलीम से बात हो पाती थी। शबनम ने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर से नहीं भागूंगी और न ही सलीम के सिवा किसी और से निकाह करूंगी। अब उसके दिमाग में शैतानी प्लान चलने लगा था। सलीम भी शबनम का साथ देने के लिए राजी हो गया था। सलीम ने कहा, घर में सबसे अच्छे से पेश आओ, सब कुछ ठीक करो पहले जैसा, फिर आगे आगे का काम किया जाएगा। शबनम ने अपने माँ बाप से माफी मांग ली। अम्मी से बोली, अब सलीम से मेरा कोई मतलब नहीं, मुझसे गलती हो गई थी, एक गलती तो अल्लाह भी माफ करता है, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। अब्बू जहाँ तय करेंगे वहीं शादी करूंगी। शबनम के बस इतना कहने की देर थी। हाशमी और शौकत अली का गुस्सा एक पल में काफूर हो गया। माँ ने रोती हुई शबनम को गले से लगा लिया, फिर समझाते हुए बोली, बेटी हमने जो कुछ कहा तेरी भलाई के लिए ही कहा। वो लड़का क्या कमाता, क्या तुझे खिलाता, तेरे अब्बू मास्टर है, एक भाई इंजीनियर है, दूसरा बेटा इंजीनियर बनने वाला है, तू खुद डबल एमए है, स्कूलों में पढ़ाती है, और वो जाहिल गवार हमारा और उसका क्या मेल है। फिर शबनम के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, थोड़ा ठीक ठाक होता, अपनी जात बिरादरी का होता तो देखा जाता, तेरे अब्बू तो तैयार ही थे, हम दुश्मन ना है तेरे, भला चाहे हैं। शबनम फिर से माँ के गले लगकर सुबकने लगी, लेकिन उन आंसुओं में तेजाब की झड़प थी। अब 14 अप्रैल 2008 रात के करीब 9 बजे सभी लोग खाना खाकर बैठे थे। शौकत अली
हाशमी, उनका बड़ा बेटा अनीस और इन्हीं लोगों के साथ रहने वाली शौकत की भतीजी राबिया। इधर उधर की बातें चल रही थीं, तभी शबनम बोली, चाय पीने का मन हो रहा है, कोई पिएगा क्या? अनीस फट से बोला, मैं। शबनम ने पिता की तरफ देखा। शौकत अली बोले, पूछ पूछ कर नेकी नहीं करते बेटी, सबके लिए बना लाओ। शबनम मुस्कुराई और चाय बनाने चली गई। किचन से इलायची और चाय पत्ती की तेज खुशबू आ रही थी। अनीस ने अपनी बीवी को पुकारा, अंजुम बाहर आओ, शबनम चाय बना रही है। 9 महीने के बेटे अर्श को गोद में लिए अंजुम कमरे से झांकी और बोली, इसे सुला कर आती हूँ। पड़ोस के कमरे से छोटा बेटा राशिद निकल कर आया और बोला, मेरे लिए भी दीदी चाय बना लाना। ट्रे में चाय लेकर आ रही शबनम दूर से ही बोल पड़ी, सबके लिए बनी है। सबको चाय देने के बाद शबनम ने आखिरी कप राशिद की तरफ बढ़ा दिया। वो हैरानी से बोला, तुम्हारी चाय? शबनम बोली, किचन में है, ट्रे में कप रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी किचन में ही छोड़ दी, मैं खुद जाके ले लेती हूँ। शबनम अपनी चाय लाई और वहीं बैठकर पीने लगी। चाय का आखिरी घूंट पीकर शौकत अली बोले, भाई वाह, मजा आ गया। अच्छी चाय पीने के बाद नींद भी अच्छी आएगी। चाय पीकर सब सोने चले गए। बिस्तर पर लेटे ही सभी को नींद आ गई, लेकिन शबनम की आंखों से नींद काफी दूर थी। कुछ देर के बाद वो धीरे से उठी और अम्मी के करीब जाकर पुकारा, पहले धीमी आवाज में, फिर कुछ तेज आवाज में बोली। हाशमी और राबिया गहरी नींद में डूब चुके थे। दवा ने अपना काम कर दिया था। शबनम के चेहरे पर अब सुकून भरी एक मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत सलीम को फोन लगाया, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से आ जाओ। अब रात के करीब 11:30 बज चुके थे। गांव में सन्नाटा था। शबनम ने मेन गेट खोला, हाथ में कुल्हाड़ी लिए सलीम सामने खड़ा था। दोनों छत पर गए। शबनम के हाथ में टॉर्च थी। शौकत अली बरामदे में ही खाट पर सो रहे थे। सलीम और शबनम ने एक दूसरे को देखा। शबनम ने अपने पिता के चेहरे को ठीक ऊपर टॉर्च जलाई। सलीम ने एक बार शबनम की ओर देखा और फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उठाकर शौकत अली की गर्दन पर दे मारी। खून के छींटे उड़े और एक ही झटके में सिर धड़ से अलग हो गया। पहला शिकार आसान रहा। दोनों कमरे की तरफ बढ़े। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन शबनम ने खिड़की से हाथ डालकर सिटकनी खोल दी। अनीस और उसकी बीवी अंजुम बेसुध पड़े थे। टॉर्च की रोशनी पहले भाई और फिर भाभी की गर्दनों पर पड़ी। हाथ पांव हिलाने का तो सवाल ही नहीं था। बारी अब मासूम से भतीजे अर्श की थी। सलीम ने पूछा, इसका क्या करें? शबनम बोली, गर्दन दबा दो। सलीम ने बच्चे को अपनी तरफ खींचा तो वो रोने लगा। तभी सलीम ने जोर से उसकी गर्दन दबा दी। चेहरा नीला पड़ने लगा और रोना बंद हो गया। इसके बाद पड़ोस के कमरे में छोटे भाई और माँ कजिन राबिया का भी वही हाल हुआ। किसी को छटपटाने तक का मौका नहीं मिला। कमरों की दीवारें और फर्श खून से लाल हो चुका था। घर के 7 लोगों को मारने के बाद भी शबनम के चेहरे पर शिकन का एक निशान तक नहीं था। शबनम ने सलीम को गले लगा लिया और धीरे से बोली, अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। तुम हाथ पैर धोकर घर जाओ, हम कुछ दिन बाद मिलेंगे। सलीम चला गया। शबनम ने भी अपने हाथ पैर धोए, खून से सने कपड़े छुपा दिए। तभी बच्चे के रोने की आवाज आई। शबनम बुरी तरह से डर गई। छत से अनीस के कमरे की तरफ भागी। अर्श रो रहा था। शबनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बच्चे को उठाया और चुप कराने लगी। जब सलीम ने गर्दन दबाई तो बच्चा मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ था। शबनम ने तुरंत सलीम को फोन लगाया। कैसे गर्दन दबाई थी? ये पिल्ला अभी भी जिंदा है, जल्दी से घर पे आओ। लेकिन अब सलीम भड़क गया। वो बोला कि 6 लोगों का काम मैंने कर दिया, तुमसे एक बच्चा नहीं संभल रहा। फिर से दबा दो। इस बार कुछ देर तक दबाए रखना, और फोन काट दिया। शबनम ने बच्चे को बेड पर रखा और फिर कसकर गर्दन दबाने लगी। नन्ही सी जान दम घुटने के
साथ हाथ पैर पटकती रही। फिर एक हिचकी आई और सब कुछ शांत हो गया। शबनम ने इस बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। अब प्लान के दूसरे हिस्से पे काम करना था। रात के 2 बज चुके थे। शबनम चीख मार कर रोने लगी। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? अब मैं कहाँ जाऊं? चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले दौड़ पड़े। शबनम फूट फूट कर रो रही थी। हाय, मेरा पूरा परिवार मार दिया, मेरे अब्बू, हाय मेरी अम्मी, अब मैं कहाँ जाऊं? पड़ोसियों के काफी समझाने के बाद उसने नीचे आकर के दरवाजा खोला। मोहल्ले वाले ऊपर आए और घर का हाल देखा तो सन्न रह गए। परिवार के 7 लोगों की कटी पटी लाशें बरामदे में कमरे में और बरामदे में पड़ी थी। शौकत अली, बीबी हाशमी, बड़ा लड़का अनीस, उसकी बीबी अंजुम, दोनों का बेटा अरस और छोटा लड़का राशिद और भतीजी राबिया। सभी की कटी फटी लाशें इधर उधर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते पूरे गांव, फिर पूरे शहर और सुबह तक पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। पुलिस प्रशासन के आला अफसर तो एक तरफ, उस समय मुख्यमंत्री मायावती भी बावनखेड़ी गांव पहुंच गई। देश भर का मीडिया एक छोटे से गांव में इकट्ठा हो चुका था। शबनम ने पड़ोसियों को बताया कि कुछ लोग घर में घुसे, सबको मारा, लूटपाट की और फिर भाग गए। वो सबसे ऊपर छत पर सो रही थी, इसलिए बच गई। अचानक बूंदाबूंदी हुई। नीचे आई तो देखा कि घर वाले इस हालत में पड़े थे। इधर पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी थी। अमरुआ के शहर कोतवाल एसएचओ आरपी गुप्ता ने घर के चप्पे चप्पे का मुआयना किया। शबनम की बात गुप्ता जी के गले नहीं उतर रही थी। घर में लूटपाट का कोई निशान नहीं था। उनका ध्यान बिस्तर पर अटक गया। चादरें बिल्कुल सिमटी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मरने वाले ने बचने की कोशिश तक नहीं की। तभी एक सिपाही ने दबाकर खाली रैपर उन्हें दिखाया। एसएचओ आरपी गुप्ता ने नाम पढ़ा, बायोपॉज, नींद की दवा। उनका शक अब यकीन में बदल रहा था कि मर्डर में कोई घरवाला भी शामिल है, लेकिन घरवाले के नाम पर सिर्फ एक ही बची थी, वो थी शबनम। शक की सुई शबनम पर थी, लेकिन केस बहुत ही सेंसिटिव था, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एसएचओ गुप्ता को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। रिपोर्ट में साफ हो गया कि मर्डर से पहले उन्हें नींद की दवा दी गई थी। बस ये सबूत काफी था, लेकिन पुलिस ने पूरी सावधानी बरती। शबनम की कॉल डिटेल्स निकाली गई। पता चला कि 14 अप्रैल की शाम 7:30 से रात के 1:09 तक उसने कई बार एक ही नंबर पर बात की थी, और फिर रात में 1:40 से 2:09 तक, यानी कि करीब 31 मिनट तक उसी नंबर पर बात की थी। मतलब साफ था, शबनम पूरी रात जाग रही थी। शौकत अली और परिवार के 6 लोगों को उनके घर में अहाते के भीतर सुपुर्दे खाक किया जा चुका था। अब पुलिस शबनम से पूछताछ कर सकती थी। आरपी गुप्ता सवालों के पुलिंदों के साथ तैयार थे। पहला सवाल आया तो शबनम ने वही बात दोहरा दी जो पड़ोसियों को बताई थी। अब गुप्ता जी ने अगला सवाल दागा कि डकैत अंदर कैसे आए। शबनम ने बोला कि बाहर के दरवाजे से आए थे। गुप्ता ने पलटकर सवाल किया, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि जब वो लोग तुम्हारे घर पहुंचे थे, उस समय गेट अंदर से बंद था। डकैतों के पास ऐसा क्या जादू मंत्र था कि बिना दरवाजा तोड़े ही अंदर आ गए। शबनम का गला सूख गया। बोली, क्या पता छत से आए होंगे। तो गुप्ता ने बोला, जैसे सवाल तैयार रखा हो कि छत पर तो तुम सो रही थी, फिर तुम कैसे बच गई। अब शबनम के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। और इस बार आरपी गुप्ता ने सख्ती से पूछा कि सच सच बताओ, मामला क्या है। तुमने ही मारा है ना अपने घर वालों को। शबनम के मुंह से निकल गया कि मैंने सिर्फ बच्चे को मारा है। अब आरपी गुप्ता ने फिर से पूछा कि फिर बाकियों को किसने मारा। तो शबनम ने सलीम का नाम बताया, और फिर पूरी कहानी एक पहलू के साथ सामने आने लगी। पुलिस ने पूछताछ के बाद सलीम और शबनम को गिरफ्तार कर लिया। सलीम ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने गांव के तालाब से कुल्हाड़ी भी बरामद करा दी जिससे मर्डर हुए थे। आरपी गुप्ता ने 300 पन्नों की चार्जशीट अमरोहा सेशन कोर्ट में दायर की।
सुनवाई शुरू हुई। इस बीच 13 दिसंबर 2008 को शबनम ने मुरादाबाद जेल में एक बेटे को जन्म दिया। साल 2010 अमरोहा सेशन कोर्ट ने सलीम और शबनम दोनों को मौत की सजा सुनाई। केस हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 15 मई 2015 को सर्वोच्च अदालत ने भी जिला अदालत का फैसला बरकरार रखा, लेकिन शबनम और सलीम ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल की, लेकिन राष्ट्रपति ने भी याचिका खारिज कर दी। जेल में बंद शबनम और सलीम अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। उनकी फांसी की सजा बरकरार है। कभी भी उनकी फांसी का दिन और तारीख मुकर्रर की जा सकती है और उम्मीद है कि वो दिन भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए सच में जेल में भी मुफ्त का खाना खाने का कोई इंतजाम नहीं होना चाहिए। इन लोगों को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए तो ये फ्री की ऑक्सीजन भी बेकार ही है, जिन्होंने अपने खुद के घर परिवार को ही खत्म कर दिया। कहानी बड़ी ही दर्दनाक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट अवश्य करें, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो कल फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक और किसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।